आज राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं तथ्यों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्थित स्टेगिरा में हुआ था। अरस्तु जो है एथेंस के जन्मजात नागरिक नहीं थे, उनका जन्म स्टेगिरा में हुआ था और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मैक्सी नामक जो है विचारक ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक विचारक घोषित किया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें यह आता है कि किसने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। तो मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सुपर साइंस सर्वोच्च विज्ञान बताया है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान बताया है। जो उसने राजनीति शास्त्र को एक ऐसा विषय बताया है जो मानव समाज का कल्याण करने वाला है और वह सर्वोच्च विज्ञान है। सबसे ऊंचा दर्जा वह राजनीति शास्त्र को देता है। इसके अलावा कैटलिन ने यह कहा है कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। यह भी प्रश्न कई बार जो है प्रश्नों में आता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। यह किसका कथन है? यह कथन जो है कैटलिन का है। कैटलिन को आगमनात्मक पद्धति का जनक माना जाता है। आगमनात्मक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका सबसे प्रथम प्रयोग जो है वह अरस्तु के द्वारा किया गया और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माने जाने का भी यह एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा अरस्तु का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह जो है कथन अरस्तु का है और राज्य के सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण करने वाला पहला पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, पहला पश्चिमी विचारक वह अरस्तु है। और इसके साथ साथ हम लोगों को यह ध्यान देने की बात है कि अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति और संविधानवाद का भी जनक माना जाता है। एक तो तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। अरस्तु के द्वारा 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो है विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, खासतौर से क्रांतियां क्यों होती हैं उसके बारे में अरस्तु अपना विचार जो है व्यक्त किया था। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी जनक माना जाता है अरस्तु को। उसके साथ साथ जो है संविधानवाद का भी जनक माना जाता है। अपने गुरु प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के विपरीत अरस्तु के द्वारा जो है इस बात पे बल दिया गया कि कानून का शासन होना चाहिए और इसीलिए जो है अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है कि शास्त्रीय उदारवाद का जनक अरस्तु है। अरस्तु को शास्त्रीय उदारवाद का जनक माना जाता है और आधुनिक उदारवाद का जनक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जॉन लॉक को माना जाता है। प्लेटो के सर्वाधिक प्रिय शिष्य जो है अरस्तु थे और अरस्तु को प्लेटो अकादमी का मस्तिष्क बताते थे। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क या सर्वोत्तम जो है पाठक आज विभिन्न जो है उपाधियां दी हैं, विभिन्न जो है उपनाम दिए हैं कि अरस्तु जो है वह अकादमी का मस्तिष्क है या सर्वोत्तम पाठक है। इसके अलावा फोस्टर ने जो है प्लेटो का जो प्रभाव है अरस्तु के ऊपर उसके बारे में लिखा है कि अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है। अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है, यह कथन जो है फोस्टर का है। और अरस्तु का जो है देहांत 322 ईसा पूर्व में हो गया था और ऐसा माना जाता है कि
अरस्तु ने जो है आत्महत्या कर ली थी जब उसे पता चला कि उसके जो है शिष्य और विश्व विजेता जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई है। तो उसने जो है वह ने ये कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, और वह एथेंस से भाग निकला और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। और इसके पहले जो है ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि उसके पहले आप जानते हैं कि अरस्तु के गुरु जो है प्लेटो हैं और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात को जो है विषपान करा दिया गया था तत्कालीन शासक द्वारा। तो इसलिए जो है उसने जब 322 ईस्वी पूर्व में एथेंस छोड़ा, एथेंस से भागे अरस्तु, तो उन्होंने यही कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। अगली चीज है कि अरस्तु ने 335 ईस्वी पूर्व में लाइसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। क्योंकि यह अरस्तु का बहुत एक सपना था कि वह जो है प्लेटो, अपने गुरु प्लेटो की जो है शिक्षण संस्था अकादमी के प्रमुख बने, पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि प्लेटो के भतीजे जो है वह प्लेटो की मृत्यु के बाद अकादमी के प्रमुख बन गए। तो 335 ईस्वी पूर्व में अरस्तु के द्वारा लाइसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की गई। पॉलिटिक्स अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। राजनीति विज्ञान में भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है वह, और अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स एक यथार्थवादी रचना है, जबकि जो है उसके गुरु अरस्तु जो है प्लेटो के द्वारा जिस प्रसिद्ध जो है पुस्तक का निर्माण किया गया था, पुस्तक लिखी गई थी, वह रिपब्लिक थी और वह जो है काल्पनिक विचारों पर आधारित थी। और इसके साथ एक अन्य रचना भी जो है महत्वपूर्ण है और उसका नाम है एथेंस का संविधान। एथेंस के संविधान का भी निर्माण, एथेंस के संविधान की रचना जो है अरस्तु के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है कि बारकर ने अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स को राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है। या कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसने जो है पॉलिटिक्स को राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा बारकर। यह ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलिटिक्स के कुल जो है 8 भाग हैं। पॉलिटिक्स के कुल 8 भाग हैं और अरस्तु ने जो है अपने गुरु प्लेटो के बारे में यह लिखा है कि प्लेटो युगों के अनुभव को भी ठुकरा देता है, क्योंकि कई नवीन विचार जो है प्लेटो के द्वारा राजनीतिक चिंतन में दिए जाते हैं और अरस्तु जो है मुख्यतः बहुत सारी परंपराओं, पुराने अनुभवों को स्वीकार करते हैं। इसी संदर्भ में अरस्तु ने कहा है कि प्लेटो युगों के अनुभव को भी ठुकरा देता है। इब्न स्टीन ने यह कहा है कि प्लेटो के विचार की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना शिष्य ही था। प्लेटो के विचार की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना शिष्य ही था, यह कथन इब्न स्टीन का है। और अरस्तु ने राज्य के बारे में कहा है कि राज्य एक जो है सकारात्मक अच्छाई है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ऐसा जो है अरस्तु का मानना है। और राज्य के बारे में अरस्तु की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है अरस्तु का कि राज्य मानव जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सज्जीवन के लिए बना हुआ है। राज्य मानव जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सज्जीवन के लिए बना हुआ है। और अरस्तु के इस कथन से ही स्पष्ट होता है कि अरस्तु राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। अरस्तु ने नागरिकता के बारे में यह बताया है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अर्थात अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और में भाग लेता है और साथ ही साथ जो है राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में, अर्थात न्याय के प्रशासन भाग लें, साथ ही साथ राजकीय पदों पर भी कार्य करें, वही व्यक्ति जो है वह नागरिक है। अरस्तु का एक विचार है
जो महिलाओं के आज की आर्थिक समानता, आज की जो महिला पुरुष समानता की बात हम लोग करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत तो दिखता है। अरस्तु ने कहा कि स्त्रियों और बच्चों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अगला तथ्य है कि अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रबल समर्थन किया है। यही प्रश्न आता है कि अरस्तु ने जो है न्याय के किस रूप का समर्थन किया है, तो वह सही उत्तर है कि वितरणात्मक न्याय का समर्थन जो है अरस्तु द्वारा किया गया है। और अगला तथ्य है कि अरस्तु ने राज्य, संविधान एवं दल तीनों को एक ही माना है। स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्टी तीनों एक ही चीज़ है, ऐसा अरस्तु का मानना है। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बात सही थी, परंतु आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक समय में यह सही नहीं है। अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं, यह वर्गेश का कथन है। अरस्तु ने जो है संविधान का वर्गीकरण किया है और उस संविधान के वर्गीकरण के बारे में जो है वर्गेश का यह कथन है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं। अरस्तु एक मध्यम मार्गी जो है विचारक थे और उन्होंने कहा है कि जो मध्यम मार्गी शासन व्यवस्था है, जिसको उन्होंने संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी कहा है, उसको उन्होंने सबसे आदर्श शासन प्रणाली माना है, जो है दो प्रकार की शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप होगी। अर्थात अरस्तु ने मिश्रित शासन व्यवस्था को बेहतर शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विचारों के विपरीत विधि की सर्वोच्चता वाले राज्य को आदर्श राज्य का एक लक्षण माना है। आदर्श राज्य की एक प्रमुख विशेषता है अरस्तु के अनुसार कि वहाँ पर विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, और इसी वजह से भी अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। अरस्तु ने यह माना है कि राज्य में कुल 6 वर्ग होने चाहिए। प्लेटो ने कुल 3 वर्ग बताए थे, अरस्तु ने जो है कुल 6 वर्ग बताए हैं। पहला वर्ग है कृषक, दूसरा शिल्पी, तीसरा योद्धा, चौथा उन्होंने कहा है कि व्यापारी या संपत्तिशाली, पांचवा पुरोहित और छठा है सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले निर्णायक। ये छठा वर्ग है। और अरस्तु ने दास प्रथा का प्रबल समर्थन करते हुए कई आधारों पर जो है अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। और दासता का प्रबल समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि दासता न केवल आवश्यक वरन सामयिक अनिवार्यता भी है। यह एक प्रसिद्ध कथन है अरस्तु का कि दासता न केवल आवश्यक वरन सामयिक अनिवार्यता भी है। इस प्रकार अरस्तु ने दास प्रथा का जो है प्रमुखता के साथ समर्थन किया है और उन्होंने दासता को जो है दास प्रथा को, दासता को प्राकृतिक बताया है। अरस्तु ने दास को एक सजीव साधन माना है। अरस्तु के अनुसार परिवार को चलाने के लिए सजीव और निर्जीव साधनों की आवश्यकता होती है। अरस्तु का यह मानना है कि संपत्ति निर्जीव साधन है और दास जो है वह एक सजीव साधन है। अरस्तु ने दासता का समर्थन करते हुए यह कहा है कि दासता प्राकृतिक भी है और नैतिक भी है। अर्थात अरस्तु दासता को प्राकृतिक और नैतिक मानते हैं। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों के अध्ययन से भी अभी पता चलता है कि अरस्तु के विचार जो है जातीय अहंकार से ग्रस्त हैं। उनका यह मानना है कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता है, अन्य देशों के लोगों को, खासतौर से एशियाई जो है लोगों को दास बनाया जा सकता है, लेकिन यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वह स्वयं यूनानी है और यूनानियों की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विचारों के विपरीत संपत्ति एवं परिवार के अधिकार का समर्थन किया है। उनका यह मानना है कि सभी के लिए संपत्ति एवं परिवार का अधिकार होना चाहिए। अरस्तु ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है और निजी संपत्ति का समर्थन करते हुए यह भी कहा है कि संपत्ति तो निजी होनी चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही निजी संपत्ति का संग्रह किया जाना चाहिए।
अर्थात अस्मित निजी संपत्ति, अस्मित संपत्ति के संग्रह का उन्होंने विरोध किया है। अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग की व्यवस्था का समर्थन किया है। अरस्तु का यह मानना है कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए लेकिन सार्वजनिक हित में उसका उपभोग होना चाहिए। जैसे उनका मानना है कि बड़े बड़े व्यापारियों को, संपत्तिशाली लोगों को निजी पुस्तकालय, सभागार, उद्यान आदि बनवाने चाहिए और उन पुस्तकालयों, सभागारों आदि का उपयोग जो है आम लोगों के लिए भी खुला रखना चाहिए कि वो लोग, आम लोग भी उसका उपयोग कर सकें। स्त्री पुरुष, यह स्टेटमेंट है अरस्तु का कि स्त्री पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। यह प्रसिद्ध कथन है अरस्तु का कि स्त्री पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। और अरस्तु का एक दूसरा जो है कथन है परिवार से ही संबंधित कि परिवार राज्य का आधार और राज्य की ही भांति प्राकृतिक है। परिवार राज्य का आधार और राज्य की ही भांति प्राकृतिक है, यह अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने स्त्री पुरुष समानता में विश्वास नहीं किया है। अरस्तु स्त्री पुरुष समानता के में विश्वास नहीं करते हैं। वह जो है यह मानते हैं कि पुरुष का जो है गुण है आदेश देना और स्त्री का गुण है आदेश का पालन करना। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है कि अरस्तु ने राजनीतिक अस्थिरता को क्रांति का नाम दिया है। प्लेटो के अनुसार, माफ कीजिए, प्लेटो ने राजनीतिक अस्थिरता को क्रांति का नाम दिया है। अरस्तु के अनुसार जो यूनानी नगर राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता है वह क्रांति है। और अरस्तु का यह मानना है कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। क्रांति की बड़ी व्यापक परिभाषा अरस्तु ने दी है और साथ ही साथ क्रांति के कारणों और क्रांति के कारणों के निदान के संबंध में भी अपने विशद विचार जो है उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया है और यह लिखा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा उसे समाज की आवश्यकता न हो तो या तो वह जंगली जानवर है या देवता है। और कैटलिन ने अरस्तु को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा है। कैटलिन ने अरस्तु को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा है। मैक्सी ने यह लिखा है कि अरस्तु तमाम प्लेटोवादियों में महान है। अरस्तु तमाम प्लेटोवादियों में महान है, ऐसा मैक्सी ने कहा है। ये वही मैक्सी हैं जिन्होंने कहा है कि अरस्तु जो है प्राचीन जो है राजनीति विज्ञान के जनक हैं। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक जो है कहाँ है वह मैक्सी ने अरस्तु को बताया है। और अरस्तु का एक बड़ा योगदान जो है जिसकी वजह से उनको प्राचीन राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है वह यह है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया और नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति शास्त्र को एक पृथक और आत्मनिर्भर विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया और राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया। धन्यवाद।